नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम जोशी, सह आचार्य संगीत वाद्य। विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है संगीत में सौंदर्य के सामान्य सिद्धांतों का अनुप्रयोग एवं राग संगीत में यानी सौंदर्य आदर्श। Application of general principle of aesthetic to music and aesthetic ideals in music। अब प्राचीन काल से वर्तमान समय तक यदि हम देखें तो संगीत के हमारे जितने भी ग्रंथ हैं या संगीत की जहाँ भी चर्चा होती है तो हम देखते हैं कि इसमें राग, स्वर व लय की जो परिभाषा हमें उपलब्ध होती है उनसे सहज ही अनुमान लगाया जाता है कि संगीत का संबंध जो है मन को लुभाने वाली प्रत्येक गतिविधि एवं रंजकता, आकृष्टता, संवेदना एवं स्निग्धता आदि से है और ये तत्व मिलकर ही सौंदर्य तत्व का सार्थक करते हैं। साथ ही स्वर, राग, ताल, लय के संयोजन से निर्मित जो संगीत का रंजकत्व है वो ही सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। अब संगीत का आधार चित्ताकर्षक नाद है और जिसमें निहित सौंदर्य तत्व का श्रव्य रूप में अनुभव जो है किया जाता है। अब इससे पूर्व हम ये देखें कि सौंदर्य की परिभाषा क्या है। ये थोड़ा मुश्किल कार्य है, फिर भी जो है दार्शनिकों और सौंदर्य शास्त्रियों ने अपने विचार इसमें दिए हैं। हमारे यहाँ सौंदर्य शास्त्र जो है वो एस्थेटिक की पर्यायवाची के रूप में माना जाता है। एस्थेटिक का मूल आधार भी जो है एक ग्रीक शब्द है जो इंद्रिय बोध संबंधी संवेदना से संबंधित है। एस्थेटिक का शाब्दिक अर्थ लेते हैं द साइंस ऑफ ब्यूटी इन आर्ट एंड नेचर। अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। हम देखते हैं कि मतलब इतिहास को यदि हम देखें तो देखें कि 18वीं शताब्दी से पूर्व इस नाम के शास्त्र का अलग से कोई ऐसे अस्तित्व नहीं था, पर इसको जो एक स्वतंत्र शास्त्र की स्थापना करने का श्रेय को जर्मन विद्वान जो हैं बैंगर्टन जो हैं उनको जाता है। इससे पूर्व जो है सौंदर्य की विवेचना जो थी वो दर्शन शास्त्र के रूप अंतर्गत होती थी। जर्मन दार्शनिक गेटे हैं, उनके अनुसार उन्होंने कहा है आर्ट इज़ ब्यूटिफुल व्हेन इट हैज़ रीच्ड द हाइट्स ऑफ इट्स नेचुरल डेवलपमेंट। तो हीगल ने कहा है कि एस्थेटिक केवल ललित कलाओं का दर्शन मात्र है। ललित कलाओं का भी सामान्य गुण सौंदर्य माना जाता है तथा इस शास्त्र की विवेचना करने वाले विद्वान प्रायः सौंदर्य मीमांसा को ही अपना लक्ष्य मानकर चलते हैं। तो बोसांकी का कहना है कि सौंदर्य शास्त्र का अर्थ सौंदर्य का दर्शन है, किंतु सौंदर्य शास्त्र में सौंदर्य की प्रतिनिधि के रूप में ललित कलाओं में उसको स्वीकार किया जा सकता है। रस्किन के अनुसार धर्म, अर्थ, मोक्ष त्रिवर्ग का समन्वित रूप ही सौंदर्य है। तो अरस्तु का विचार है कि कल्पना के बाद जो अनुकरण किया जाए वही सौंदर्य है। तो हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि सौंदर्य अपनी अतिरिक्त किसी अन्य तत्व का प्रतीक नहीं है। हीगल का विचार है कि सौंदर्य को दिव्य चेतना की गोचर अभिव्यक्ति या इंद्रिय प्रतीति माना है उन्होंने। अब आज सौंदर्य व सौंदर्य उत्प्रेरित समस्त जो ललित कलाओं का सैद्धांतिक विवेचन है वो सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न ये है कि सौंदर्य शास्त्र का आधार क्या है। तो सौंदर्य शास्त्र के कुछ सर्वसामान्य सिद्धांत हैं जो किसी भी कला व विशेषकर संगीत कला के लिए मान्य हो सकते हैं और जिन्हें भारतीय संगीत के परिप्रेक्ष्य में देखने पर ही हमें उनका महत्व समझा जा सकता है और हम ये समझ सकते हैं कि सौंदर्य के उन सामान्य सिद्धांतों का संगीत में किस तरीके से प्रयोग हो सकता है।
अब कलाकार की प्रशंसा जब होती है या किसी भी कलाकार की, तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें कलाकार की कल्पना, तकनीक की निर्माण क्षमता तथा उसकी भावना जो है ये प्रमुख रहती है। इन्हीं के संयोजन से वह अपनी जो कलाकृति या अपनी प्रस्तुति करता है उसमें सौंदर्य का आविर्भाव होता है। भाव या रस ही कलाकृति या उसकी प्रस्तुति का मुख्य केंद्र बिंदु माना है। सौंदर्य की उपलब्धि अंतर और बाह्य दोनों कारणों से मानी जाती है। संगीत का कवि, चित्रकार, शिल्पी कोई भी हो, यानी मतलब संगीतकार हो, कवि हो, चित्रकार हो, शिल्पी हो, यानी किसी भी ललित कला से संबंधित व्यक्ति हो, प्रत्येक कलाकार के मन में एक प्रकार की आकांक्षा होती है और इसी आकांक्षा को वो मूर्त रूप देने के प्रयास में वो नई नई कलाओं की का निर्माण करता है। अब जब उस कला की वो बाहरी मूर्ति के साथ उसकी अंतर्मूर्ति की एकता स्थापित हो जाती है, तभी उसमें सौंदर्य तत्व जो है उसका समावेश हो जाता है और स्वतः ही सत्यम शिवम सुंदरम का सहज रूप जो है वो सामने आ जाता है। अब सौंदर्य जो है उसको कुछ विद्वान कहते हैं कि व्यक्तिनिष्ठ भी है और वस्तुनिष्ठ भी। अब हम देखते हैं संगीत सौंदर्य शास्त्र। इसके अंतर्गत ही संगीत के माध्यम से ही सूक्ष्म या स्थूल रूप से अभिव्यक्ति की अनेक सुंदर धाराएं प्रभावित होती हैं। संगीत के इस धारा प्रवाह में औचित्य, अनुपात, रंजन, संतुलन, सामंजस्य आदि सौंदर्य शास्त्र के कुछ आवश्यक तत्व जो हैं ये विशेष भूमिका निभाते हैं। तात्पर्य यह है कि संगीत कला में स्निग्धता, अविरलता, श्रोताओं के चित्त को आह्लादित करने की क्षमता, रंजकता, सूक्ष्म अति सूक्ष्म लय का प्रयोग, भाव प्रधान आलाप, चमत्कारिक ताने, विभिन्न गमक, मीड़, मुर्की आदि अलंकरणों का उचित प्रयोग के साथ साथ कलाकार की कल्पना तथा भाव निर्माण की क्षमता जो है ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और ये देखते हैं कि इसके साथ ही कलाकार के अतिरिक्त यदि जैसे अब कलाकार जब कोई प्रस्तुति देता है तो उसके साथ साथ यदि श्रोता भी जो हैं जो उसका आनंद लेते हैं, वो रसिक उन श्रोता जो हैं उनमें भी यदि वो रसिक हृदय हो तो सोने में सुहागा वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। यानी संक्षेप में यह कह सकते हैं कि सौंदर्य अनुभूति या सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए कला, गायक या वादक और श्रोता इन तीनों का ही संयोग जो है आवश्यक है। अब सांगीतिक सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत अभिव्यक्ति के स्वरूप के विषय में दो विचारधाराओं का वर्णन हमें प्रमुखता मिलता है। एक तो है ऑटोनॉमी, दूसरा हेटेरोनॉमी। ऑटोनॉमी का अर्थ है स्वायत्तता अथवा निरपेक्षता, स्वचालित। इस विचारधारा के अनुसार संगीत में किसी भाव, विचार, घटना या परिस्थिति की प्रधानता न होकर बल्कि स्वर सन्निवेश, स्वर सौष्ठव अथवा तकनीकी रंजता जो है इसमें प्रधान रहती है। और हेटेरोनॉमी में सांगीतिक सौंदर्य के अतिरिक्त किन्हीं विशिष्ट भावों की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए ऑटोनॉमी विचारधारा के अनुसार पद रहित संगीत ही विशुद्ध संगीत होने से उसमें वाद्य संगीत को आदर्श रूप में मानते हैं और जो बिना शब्दों का जो कंठ संगीत होता है वो भी इस श्रेणी में आ सकता है, परंतु निरपेक्ष संगीत के ही अनंत या दिव्यात्मकता उसमें होनी चाहिए, तभी वो हृदयगाही बन सकता है। और हेटेरोनॉमी विचारधारा में हेटेरोनॉमी जो विचारधारा है इसमें सुंदर धुन या सुंदर रचना का ही महत्व ना होकर बल्कि भावात्मक अनुभूति का भी विशेष जो है महत्व माना जाता है। अब पाश्चात्य विद्वान जो हैं वो द्वारा जो वो पद को संगीत का वो बाह्य तत्व मानते हैं, यानी जो पद होता है, जो शब्द होते हैं उनको बाह्य तत्व मानते हैं, पर भरत आदि द्वारा जो है उसमें स्वर, ताल व पद इन तीनों का ही जो है संयोग, इससे ही संगीत की सृष्टि उन्होंने बताई है। और देखा जाए तो संगीत में सभी परिवर्तन के हम देखते हैं कि समय परिवर्तन के साथ साथ उसमें बहुत कई बदलाव आए, कई परिवर्तन हुए, परंतु स्वर जो है वो मानव स्वभाव का एक अंग होने के कारण वो उसके साथ ही चलता आया है। और शब्दों की अर्थ के प्रभाव में परिवर्तन कर लाने के लिए गायक जो है वो काकू के प्रयोग से एक ही शब्द के अनेक भाव अभिव्यक्त करता है और स्वर को भावात्मक बनाया जाता है। अब जबकि स्वर स्वयं ही भावमय होता है
और गमक, खटका, कर्ण आदि के विभिन्न प्रयोगों से उसे और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। और इस तरह से शब्द का प्रयोग अच्छा या बुरा भी हो सकता है, किंतु स्वर जो है वो सदैव पवित्र ही रहता है। अब पाश्चात्य धारणाओं के अनुरूप हम देखें तो उन्होंने सौंदर्य की 3 श्रेणियों में उसको विभक्त किया है। पहला वस्तुवादी, दूसरा आत्मवादी और तीसरा समन्वयवादी। अब वस्तुवादी विचारकों की दृष्टि से सौंदर्य जो है वो उसके प्रति उनकी जो दृष्टि रही है वो बहिर्मुखी रही है, यानी इसमें वो उपयोगितावादी दृष्टि वो लोग मानते हैं। आत्मवादी विचारक जो हैं वो सौंदर्य को आंतरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वीकार करते हैं। और समन्वयवादी विचारक जो है वो वस्तुतः मात्र एक वस्तु को सुंदर मानते हैं और मानसिक रूप का सौंदर्य उसको वो स्वीकार करते हैं, और इनकी दृष्टि जो है वो एकांकी है। अतः हम ये कह सकते हैं कि पाश्चात्य चिंतकों ने सौंदर्य को वस्तु, आत्मा, समन्वय इन तीनों दृष्टियों से विश्लेषित करने का प्रयास किया है। अब इसके विपरीत हम देखते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण सौंदर्य के लिए क्या है कि सत्यम शिवम सुंदरम की स्थिति व धारणा भारतीय जनजीवन में हम देखते हैं कि ये व्याप्त है। और भारतीय आचार्यों ने भी सौंदर्य का अत्यंत विशद व व्यापक विवेचन किया है। और मूलतः भारत में भी सौंदर्य के बाह्य व आंतरिक दोनों पक्षों की चर्चा हुई है। और यहाँ पर जो है उसके लिए जो मुख्यतः जो है ये सत्यम शिवम सुंदरम का आदर्श जो है माना जाता है। अब यहाँ पर हमारी अलग अलग विचारकों के अनुसार, जैसे गुलाब राय जी कहते हैं कि स्वयं सौंदर्य हृदय को परिष्कृत, पवित्र, कोमल व व्यापक बनाता है, यही उसकी उपयोगिता है। तो मैथिली शरण गुप्त के अनुसार सत्य सदा शिव होने पर भी डरावना होता है और कल्पना का मन केवल सुंदरार्थ ही होता है। यानी संगीत में हम देखते हैं कि कोई भी भाव या रस निहित हो, यदि वह हृदयग्राही है तो श्रोताओं को आनंद प्रदान करके वो चरमोत्कर्ष की ओर ले जाता है, और तभी उसको सौंदर्य साध के लक्षणों से युक्त माना जा सकता है। तो आज के वीडियो अध्याय में हम इस बात पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अगली वीडियो में हम सौंदर्य की दृष्टि से जो क्या क्या उसके आवश्यक तत्व है और वो सिद्धांत जो है किस तरह से संगीत में प्रयुक्त हो सकते हैं, और उसके अतिरिक्त जो है कि कला जो है एस्थेटिक आइडियल इन म्यूज़िक, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।